Hello friends, welcome to Examly. In this video, we are going to discuss the important financial awareness institute, and this is going to be useful for your RRB Scale 1, Scale 2 and Scale 3. Okay, so let's move ahead. This is your exam pattern. As you can see, there is this financial awareness and you ask for 40 marks. In Scale 2 और Scale 3 में भी financial awareness है, ये भी 40 marks का आएगा. ठीक है. स्केल वन में फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है, बट स्केल वन में भी जो जे आता है वो भी बैंकिंग से रिलेटेड ज्यादा, मतलब 60-70% भी बैंकिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमी भी रिलेटेड भी होता है. ठीक है, तो इसके लिए ये जो वीडियोस हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं फेज वन, फेज टू, फेज थ्री तीनों के लिए एप्लीकेबल है, रिलेवेंट. ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी आए दिन मार्केट में न्यूज में रहती है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई. ठीक है, द आंसर इज सी. डिफरेंस बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज एफपी, दैट इज फिजिकल पॉलिसी इज मैनेज बाय गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई मैनेज. फिजिकल पॉलिसी बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके गवर्नमेंट मतलब डिसीजन लेती है. फॉर एग्जांपल टैक्स कम करना है या बढ़ाना है. रिसेंटली मतलब 2 साल पहले कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, या इसके अलावा फॉर एग्जांपल जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, वो फिजिकल पॉलिसी का एक पार्ट है. जैसे कि रिसेंटली एक डिसीजन लिया है कि भाई 15 साल के ऊपर के जो व्हीकल्स है वो स्क्रैप कर दिए जाए. अब इससे क्या होगा, अगर 15 साल के पुराने वाले व्हीकल अगर स्क्रैप करेंगे तो फिर ये लोग नया व्हीकल खरीदेंगे. नया व्हीकल खरीदेंगे तो ऑटोमोबाइल में डिमांड बढ़ेगी. ऑटोमोबाइल में डिमांड बढ़ेगी तो स्टील सेक्टर में भी डिमांड बढ़ेगी ना. तो ये इकोनॉमी ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी चलाने के लिए ऐसे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, तो हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं. ठीक है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये मॉनेटरी सप्लाई से, मतलब मनी सप्लाई से रिलेटेड. मार्केट में इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है कम है उस हिसाब से मनी सप्लाई कम ज्यादा किया जाता है, वो आरबीआई. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ये आपको ध्यान में रखना है. आगे बढ़ते हैं. आरबीआई गॉट अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट टू रिटेन इट्स 2 to 6% इन्फ्लेशन टारगेट रेंज फॉर हाउ मेनी इयर्स. है ना. आरबीआई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी ये ट्राई करती है कि इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 6% में रहे. ठीक है, इसका मीडियन कितना आएगा, 4%. तो ये अब तक तो ये चलता आ रहा था, मतलब 21 तक तो यही चलता आ रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है इसको और अप्रूवल दिया गया है अगले 5 साल. ठीक है, मतलब 16 से 21 तक ये चल रहा था, अभी 21 से 26 तक और ये चल, यही रेंज रहेगा हमारा इन्फ्लेशन टारगेट. मतलब 6 के ऊपर अगर जाता है तो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, और 6 के मतलब 2 के नीचे अगर आता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देगी. सो दैट इंटरेस्ट रेट अगर कम करते हैं आप यहाँ पे, अगर कम करते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ता है. ठीक है, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा. अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी थोड़े पैमाने में बढ़ेगा. ठीक है, तो ये इसके पीछे लॉजिक. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग मॉडल वाज इन न्यूज. तो ये किसने मतलब लॉन्च किया, किसने अमेंड किया है ये. ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग मॉडल रिलेटेड है आरबीआई से. जैसे कि हमने अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इन्फ्लेशन टारगेटिंग देखा, उसमें इन लोगों के ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है साल में 6 बार मिलेगी, मिनिमम 4 बार और मैक्सिमम 6 बार ये इनकी मीटिंग होती है. ठीक है, मैक्सिमम नहीं है, 6 के ज्यादा भी मतलब ये मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं. लेकिन बेसिकली ये क्या है, हर 2 महीने में ये लोग मिलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है. तो उसमें ये क्या डिस्कस करते हैं, जो भी मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है वो पहले डिस्कस किया जाता है. क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, प्राइस स्टेबिलिटी अगर नहीं है तो इकोनॉमिक ग्रोथ सही से नहीं होती. ठीक है, ये बेसिकली लॉजिक है. तो इन्फ्लेशन फिर कम है ज्यादा है ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए इन्होंने टारगेट रखा है 2 से 6%. ठीक है, 2 से 6% में इन्फ्लेशन टारगेट होना चाहिए. लेकिन ये जो इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं ये हर 2 महीने में रिलीज नहीं होते हैं, इसको ये आगे पीछे होते हैं. तो इसके बेसिस पे फिर ये जो फोरकास्टिंग करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो उसके लिए ये मॉडल है, इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग मॉडल. ये फोरकास्टिंग मॉडल की वजह से इनको डिसीजन लेने में आसानी होती है ना.
तो ये इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग मॉडल जो है वो आरबीआई ने अभी रिलीज किया, अमेंड किया। तो अभी ये जो अमेंडेड इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग मॉडल है, इसमें इन्होंने इसके 3 पार्ट किए। पहले पार्ट में आता है फिजल ब्लॉक, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनका जो कुछ भी मतलब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लाइबिलिटी है ना, प्राइमरी डेफिसिट, ये मतलब क्या होता है आपका फिजल डेफिसिट, मतलब फिजल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसका एक ब्लॉक किया है। फिर दूसरा ब्लॉक किया है फ्यूल ब्लॉक, बोले तो आपके पेट्रोल और डीजल में जो भी इन्फ्लेशन है उससे रिलेटेड। फिर थर्ड ब्लॉक है आपका फाइनेंस, ग्लोबल ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो सही से होगा, ठीक है। तो ये 3 ब्लॉक भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है ये भी कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली नेशनल हाउसिंग बैंक लॉन्च स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी सपोर्ट हाउसिंग सेक्टर। व्हाट इज द फाइनेंशियल एलोकेशन अंडर दिस इनिशिएटिव? नेशनल हाउसिंग बैंक जो कि आपका रेगुलेटर है आपके हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड, इसने अभी ये स्कीम लॉन्च की, स्पेशल रिफाइनेंस। उसका जो बजट एलोकेशन है वो है 10,000 करोड़, ठीक है। ये एनएचबी का फंक्शनिंग प्रिएम्बल यहाँ पे मैंने दिया है, तो ताकि आपको एक आइडिया लगे कि एनएचबी करता है। एनएचबी यही करता है टू ऑपरेट एज अ प्रिंसिपल एजेंसी टू promote housing finance institutions both at local and regional level, to provide financial and other support to such institutions for matters connected therewith or incidental therewith। तो बेसिकली क्या है, हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड नेशनल हाउसिंग बैंक का काम है। वहाँ पे ग्रोथ हो, प्राइस स्टेबिलिटी रहे, है ना, वो सब काम यह नेशनल हाउसिंग बैंक करता है, ठीक है। और नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईवा, that is electronic virtual assistant, is India's first and largest artificial intelligence powered banking platform। ये किसने लॉन्च? ये लॉन्च किया है आपके एचडीएफसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करना है, ठीक है। तो ये आईसीआईसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है आपको वडोदरा, इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई। तो जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस को आप हेडक्वार्टर बोलते हैं, है ना। तो हेडक्वार्टर बोलेंगे आईसीआईसी का वडोदरा में, इंडसइंड बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका भी, ये भी वडोदरा में, एक्सिस बैंक मुंबई में है, एचडीएफसी बैंक भी मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। एडीबी, एडीबी का हेडक्वार्टर है आपका मनीला, फिलीपींस। रिसेंटली एडीबी अप्रूव्ड $484 million लोन टू improve which of the following project? ये लोन दिया गया है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, है ना। चेन्नई से कन्याकुमारी तक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए ये लोन मिला 484 million, ये अराउंड 3,500 करोड़ अराउंड, ठीक है। तो ये है आपका तमिलनाडु का मैप, यहाँ पे आपका चेन्नई, ठीक है। और ये सदर्न टिप इंडिया का कन्याकुमारी से ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये है आपका कॉरिडोर, ठीक है। तो ये चीजें, ये इसका पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये 6,448,000 करोड़, और उसमें से लगभग 50% जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक पे लोन दे, ठीक है। ये आपको अच्छी खासी पूरी क्लैरिटी। फिर आगे बढ़ते हैं। क्लाउड बेस्ड डाटा रिपोजिटरी सिस्टम, ये अभी लॉन्च हुआ है। ये किसने लॉन्च किया है, ये कुछ बेसिकली ये क्लाउड बेस्ड डाटा रिपोजिटरी सिस्टम क्या है, ये एक आपका डाटाबेस, डाटाबेस किस चीज का, जो भी प्रीवियस ईयर्स में ट्रांजेक्शन हुए स्टॉक मार्केट, ठीक है, उसका ये डाटाबेस। ये क्यों बनाया है, ताकि जो भी फाइनेंशियल रिसर्चर्स है ना, फाइनेंशियल मार्केट में जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं उसको एक डाटा का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ताकि वो रिसर्च कर पाए, डाटा एनालाइज कर पाए, है ना, ट्रेंड समझ में आए उनको। तो उसके लिए ये डाटा एक रिपोजिटरी सिस्टम बनाया है ना। तो ये किसने किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या सेबी, ये तो नहीं करेंगे क्योंकि ये कैपिटल मार्केट आपका, मतलब स्टॉक मार्केट ये हैंडल ही नहीं कर रहे। एचडीएफसी बैंक इलिमिनेट हो गया, आरबीआई भी इलिमिनेट हो गया, इन तीनों में से एक हो सकता है। ये आपका अप्रोच होना चाहिए एक्टिविटी सॉल्व करने, एलिमिनेशन अप्रोच से आप जाओगे तो आपका गलती कम होगा, ठीक है। इसका आंसर है नेशनल स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये क्लाउड बेस्ड डाटा रिपोजिटरी सिस्टम लॉन्च, ठीक है।
तो ये एनएससी के जो एमडी एंड सीईओ है वो है आपके विक्रम डी। विक्रम डी पर्सन भी पूछ लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, तो ये आप नोट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच डिड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू यूएन ट्रस्ट फंड फॉर ऑपरेशन? ये है $5 लाख। रिसेंटली इंडिया ने $5 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया है ये काउंटर टेररिज्म को लेकर। तो ये फाइनेंसिंग ही है, जो भी फाइनेंस इंडिया ने किया है वो पैसा कहाँ जाएगा? आपके काउंटर टेररिज्म वाले एक्टिविटीज में जाएगा। ठीक है, तो जो भी रिलेटेड मतलब मनी रेजिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं जहाँ पे आप मनी रेज करते हैं, है ना, तो वो फाइनेंस में इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फाइनेंस का पूरा डोमेन ही उसी से रिलेटेड। फाइनेंस मतलब कोई भी चीज आप फाइनेंस करते हैं, किसी चीज के लिए आप मनी रेज करते हैं, तो वो डोमेन उसका स्टडी जो है वो फाइनेंस में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मनी रेज हुआ है, किसके लिए रेज हुआ है? काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज। काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए मनी रेज हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट। $5 लाख ध्यान रखना। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये कहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये आते हैं आपका आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में आपका वर्ल्ड बैंक भी वही है ना, एक ही गली में है आजू बाजू, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। वॉशिंगटन डीसी। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड, है ना। एडीबी है आपका मनीला, फिलीपींस। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखो। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में या न्यूयॉर्क में, या इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यू नीड टू पुट इन सम एफर्ट एंड यू नीड टू आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली ड्यूश बैंक, ये ड्यूश बैंक जो है ये जर्मन बेस्ड, जर्मन की है। So this bank has entered into a pact with National Cooperative Development Corporation for granting a loan of ₹6,000, है ना। तो ये सभी इस क्वेश्चन में ही बहुत सारे मतलब डाटा छुपा हुआ है जो जो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस में इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये ड्यूश बैंक ये कहाँ से, आप जर्मनी से। फिर इन्होंने एमओयू साइन किया है हाउ मच करोड़, 600 करोड़। ये अमाउंट भी इम्पोर्टेंट, ये भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि एनसीडीसी का फंक्शन क्या है। प्रमोटिंग फाइनेंशियल क्रेडिट फॉर एग्रो एमएसएमई, फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग एंड स्टोरेज, टू असिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव और टू encourage रूरल डेवलपमेंट। आंसर इज ऑल ऑफ योर। आप सही से इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो ये जो चारों ऑप्शन है ये आपको एक ही लाइन में दिखेगा, सिमिलर है ऑप्शन। और ये ऑप्शन किससे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव से रिलेटेड है ना। ये स्टोरेज है, एग्रो स्टोरेज की बात कर रहा है ना। तो ये आप अगर ध्यान देंगे तो इसमें कोई ऑड मैन आउट नहीं दिख रहा है, है ना। तो ऐसे अगर सिमिलर लाइन में अगर चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो आप बिंदास ऑल ऑफ द अबव मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही आंसर होगा। अगर अगर आंसर अगर आपके ऑप्शन सिमिलर हो, मतलब एक ही लाइन में हो, उनका उनका जो जिस्ट है, उनको जो बात है वो एक ही उनको करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप एग्रो एमएसएमई है, फिर एग्रो एमएसएमई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फिर रूरल डेवलपमेंट ये भी एग्रीकल्चर में आता है। अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो रूरल एरिया में डेवलपमेंट होगा। कोऑपरेटिव, मिल्क कोऑपरेटिव होते हैं, फार्मिंग भी कोऑपरेटिव के जरिए अभी किए जा रहे हैं, है ना। तो ये सब एक ही चीज शो कर रही है। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज द बायएनुअल पब्लिकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ये जो साल में 2 बार पब्लिश, तो ये पब्लिश करती है आपकी IMF। इन तीनों के बारे में अभी हमने बात की। AIIB जो है इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग। और ये NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ये है आपका, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक। ये है आपका शंघाई। ये आपका फोकस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट
2020। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये हर साल आता है और ये वर्ल्ड बैंक आपका लॉन्च वर्ल्ड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक की तरफ से। पूछा गया है कि इसका थीम क्या है। इसका थीम है डाटा फॉर बेटर लाइफ। डाटा जनरेशन जो है, डाटा इज न्यू ऑयल बोला जाता है। तो डाटा की जो वैल्यू है आज की डेट में बहुत ज्यादा है। डाटा अगर आपके पास हो, पावर्टी रिलेटेड डाटा हो, लोगों की इनकम का डाटा है ना, मतलब एग्रीकल्चर का डाटा हो, तो आपको समझ में आएगा कि फूड सिक्योरिटी कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे ज्यादा फंड्स डालने की जरूरत है, कहाँ पे पावर्टी एलिवेशन की स्कीम ज्यादा पैमाने में चलाने की जरूरत है। वो हमको कहाँ से पता चलेगा? डाटा से। ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में भी बात करते हैं। ये रीबिल्ड, री इमेजिन एंड रिक्रिएट, ये थीम है आपकी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ये होता है आपका फिर है आपका यूनाइटेड बाय इमोशन, ये मोटो है इसका। ओलंपिक कहाँ पे हो रहा है? टोक्यो साल हो रहा है ये, मतलब 2020 में होना था, वो शिफ्ट कर दिया 21 कोरोना की वजह से। इसका मोटो है ये यूनाइटेड बाय इमोशन। देन बिल्ड बैक बेटर, ये रिसेंटली G7 की समिट अभी हुई, उसका ये थीम है बिल्ड बैक बेटर। और प्रिपेयरिंग फॉर पैंडेमिक, ये है आपका G20 का साइंस समिट अभी हुआ है। ठीक है, G20 साइंस का प्रिपेयरिंग फॉर पैंडेमिक। आगे बढ़ते हैं। FSDC instrumental to strengthen and institutionalize the mechanism for maintaining financial stability, enhancing inter-regulatory coordination, is being held under chairmanship of। ठीक है, ये FSDC जो है ये है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो चेयरमैन है वो कौन है? वो होता है आपका चीफ फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऑफिसियो चेयरपर्सन फाइनेंस। तो एफएसडीसी बेसिकली है क्या? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है आपको तो कौन लाएगा? जो रेगुलेटर्स है वो लाएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो भी रेगुलेटर काम कर रहे हैं वही तो स्टेबिलिटी इंश्योर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई आपका बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी रखता है, आरबीआई रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर, है ना। फिर कौन है आपके? फिर है आपका सेबी, एक दूसरा रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करता है। फिर है आपका आईआरडीए, ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए है, फिर ये पीएफ मार्केट को रेगुलेट करता है ना। तो ये सभी रेगुलेटर जो है ये एफएसडीसी के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, सभी रेगुलेटर्स होते हैं इसमें, और इनके साथ चर्चा करके फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे रखी जाए इस पे बात की जाए। तो इसकी चेयरमैन कौन है? आपके फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला जी सीतारमण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये कौन लॉन्च करता है, कौन पब्लिश करता है? ये होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका इसका बेस ईयर है 2011-12, या ध्यान में रखें इम्पोर्टेंट। होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ये पब्लिश किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ से, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर लॉन्च करेंगे, मतलब कैलकुलेट होगा 2011-12 के बेस ईयर। और इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है ये कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला कंपोनेंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, फिर है आपका प्राइमरी आर्टिकल, फिर आता है आपका फ्यूल एंड पावर। ठीक है, तो ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का जो वेटेज है वो है आपका 64%। ठीक है, उसके बाद आता है आपके प्राइमरी आर्टिकल, और उसके बाद सबसे कम वेटेज होता है आपका फ्यूल एंड पावर। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछ लेते हैं बैंकिंग एग्जाम्स, है ना, तो ये ध्यान में रखें, ये इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द चेयरमैन ऑफ एलआईसी। एलआईसी बहुत ज्यादा न्यूज में है इस साल, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ लॉन्च होने वाला है ना। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही है गवर्नमेंट, तो एलआईसी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा। एलआईसी के चेयरमैन यहाँ पे पूछे गए। एलआईसी की चेयरमैन है ठीक है, और ये जो बाकी जो लोग हैं ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर एमडी पात्रा ये डिप्टी गवर्नर है, एनके सत्तर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई में, और ये जो दो लोग हैं शशांक भिड़े और आशीमा गोयल, ये आपके आउटसाइडर है, तो आरबीआई के आउटसाइडर। मैं आपको बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसमें 6 लोग, ठीक है 6 लोग, तो इसमें से 3 लोग आरबीआई से होते हैं, 3 लोग आउटसाइडर।
तीन लोग आरबीआई से जो है वो है आपके पात्रा, है ना, फिर सक्कर, और तीसरे है आपके आरबीआई के गवर्नर हमारे मिस्टर दास। ठीक है। और ये जो तीन लोग हैं जो आउटसाइड आरबीआई है, वो है आपके शशांक भिड़े, फिर है आशिमा गोयल, तीसरे है आपके जयंत वर्मा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी काफी न्यूज में है, अभी अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है ना। तो ये छोटी मोटी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको पता है। जयंत वर्मा ये इसके छठे में। आगे बढ़ते हैं। LIC, the insurance giant, has sought a fresh contract as most of its payments shift to digital modes. So, which of the following entity has been roped to handle its digital? ठीक है। इनमें से कौन LIC के डिजिटल पेमेंट हैंडल करेगा, ये आपको आइडेंटिफाई। आंसर है इसका पेटीएम, है ना। पेटीएम ये पेमेंट बैंक है, और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में इसका इनका बहुत बड़ा रोल, डिजिटल पेमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल, अच्छा खासा नेटवर्क है इनका। पेमेंट बैंक से रिलेटेड रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ था कि ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि पेमेंट बैंक का जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो अभी 1 लाख से बढ़ा के अभी 2 लाख किया है। ठीक है। इसका मतलब आप पेमेंट बैंक में मैक्सिमम 2 लाख से ऊपर डिपॉजिट नहीं रख सकते। वो फिर चाहे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो, या पेटीएम, 2 लाख के ऊपर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, which will now cover borrowers from the healthcare segment. Apart from these 26 sectors identified by the government, identify the total allocation under this. तो ये ECLGS वाली जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसका अलोकेशन कितना है, वो है आपका 3 लाख करोड़। ठीक है। ये स्कीम क्या है बेसिकली मैं बता देता हूँ। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है, ये अभी कोरोना के बाद में जो MSME का जो भी हाल चाल है अभी, वो बहुत ही डाउन। ठीक है। जो बिजनेसमैन है, छोटे मोटे MSMEs है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है ना, हैंडलूम सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, इनका ऑपरेशनल जो कैपिटल है वो खर्च हो गया कोरोना पैंडेमिक। अभी इनको बिजनेस चलाने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं है। अगर पैसा नहीं होगा, बिजनेस नहीं चलेगा तो लोगों के जॉब भी जाएंगे, लोगों के पास खाना खाने को पैसा नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने बैंकों को बोला कि आप इनको लोन दो, लेकिन बैंक बोल रही है कि हम लोन नहीं देंगे क्योंकि इनके EMI पेइंग कैपेसिटी है वो अभी कम हो गई। मतलब ऐसा हो सकता है कि हम इनको लोन दे दें, MSME को 100 करोड़ लोन दे दें, लेकिन इसका जो EMI है इनमें से कई लोग नहीं भरेंगे तो ये NPA हो जाएगा, है ना। NPA हो गया तो बैंकों को प्रॉब्लम है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट ने एक फिर फिजल पॉलिसी स्टांस, इसको भी ये फिजल पॉलिसी का पार्ट है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में जो भी डिस्कस किया ना, ये फिजल पॉलिसी का पार्ट है। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई, एक स्कीम लाई, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इनको लोन दो, गारंटी हम लेंगे। ठीक है। MSME, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम, ये जो भी छोटे मोटे बिजनेस है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है, इनको आप लोन दो का गारंटी हम देंगे। ठीक है। तो गारंटी कितने लाख करोड़ तक गवर्नमेंट ले रहा है, 3 लाख करोड़। ठीक है। जब 3 लाख करोड़ के लोन बांट दिए जाएंगे, उसके बाद ये स्कीम शायद बंद होगी या फिर एक्सटेंड भी कर सकते। ठीक है। ये इसका मतलब कंसेप्ट है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन विच विल फैसिलिटेट द गारंटी अंडर ECL। ठीक है। गवर्नमेंट गारंटी लेके मतलब सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतना ना तो रिसोर्सेज है, और मतलब मिनिस्ट्री में ना इतने लोग हैं, और ना वो डायरेक्ट हैंडल कर सकते इतना पूरा सारा गारंटी रिलेटेड। तो इन्होंने एक अलग प्राइवेट कंपनी लॉन्च, ठीक है, इस्टेब्लिश की। तो वो कौन ये गारंटी का वाला देने वाला काम कौन करेगा, वो करेगा आपके NCGT। ठीक है। NCGT, नेशनल काउंसिल फॉर फॉर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। ठीक है। इसका लॉन्ग फॉर्म नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। ये इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको। ये भी इम्पोर्टेंट है, सो दैट आपके ये लॉन्ग टर्म तक ध्यान दे रखेंगे इस सब चीज, है ना। अभी 3 महीने बाकी है RRB को, इसमें आप भूल गए तो कुछ प्रॉब्लम है ना, आपका टाइम बचेगा, रिवाइज करने का काम नहीं पड़ेगा। इसके लिए ये मैंने स्क्रीनशॉट उठा के यहाँ पे डाला। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। ये किसके अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होली ओन कंपनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये क्या काम करती है, टू गिव मल्टीपल क्रेडिट गारंटी, है ना, ये चीज।
आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अमेजोन ने एक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया फॉर इंडियन स्टार्टअप्स। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? जो कुछ भी स्टार्टअप नए वाले, स्टार्टअप मतलब नया बिजनेस है, नए से शुरू हो रहा है, तो इनको नया बिजनेस शुरू हो रहा है तो उनको कैपिटल चाहिए ना। कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर्स की पेमेंट करने हैं, है ना, या फिर कुछ कंप्यूटर खरीदना है अगर आईटी इंडस्ट्री, टूल्स खरीदने हैं, सॉफ्टवेयर टूल, तो इसके लिए पैसा लगेगा। तो वो पैसे जो रेज होते हैं जिस फंड से, बोलेंगे हम वेंचर वेंचर कैपिटल। इसका कॉर्पस कितना है, वो कितना है? इसका कॉर्पस है 250 मिलियन यूएस डॉलर। इम्पोर्टेंट यूएस डॉलर, ये एकदम कोर फाइनेंस वाली बात होगी, वेंचर कैपिटल फंड, है ना। और अमेजोन भी इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली आरबीआई ने भी क्वेश्चन किया अमेजोन पे, है ना। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये $250 मिलियन, $250 मिलियन का जो फंड है, ये वेंचर कैपिटल फंड है अमेजोन। तो यहाँ पे हमारे अप्रैल सेकंड और थर्ड वीक के एमसीक्यू जो है वो कवर किए हम, सेकंड और थर्ड। हमारे आरबीआई की सॉरी आरबीआई कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज और आरआरबी के भी कोर्सेज ने लॉन्च किए। आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप जरूर इसे ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको आपके सिलेक्शन में हम काफी हेल्प करें। तो आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास ऐसा कंटेंट आता है। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली वीडियो जो है वो हर मंडे को 3 बजे आएगी, एवरी मंडे 3 पीएम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए सब।